नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो है जॉइंटली रिलीज डॉक्यूमेंट बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड यूएसए का फोर्थ पार्ट है। और फोर्थ पार्ट पोर्शन जो है उसका नाम है डीपनिंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। तो इसके अंदर दोनों ही देश जो है दुनिया को लेकर के कैसा विज़न आगे के लिए रखे हैं और क्या चाहते हैं कि संस्थाओं में कैसी उनकी भागीदारी हो, भारत और कहाँ कहाँ सदस्य बन सकता है। इसके अलावा जो है दुनिया के जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में से कुछ चुनिंदा राष्ट्रों के लिए हम क्या अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाएंगे या उन राष्ट्रों से हमारी क्या अपेक्षा है। तो इस तरीके से जो फ्यूचर का विज़न है दुनिया के लिए, भारत और अमेरिका का साझा विज़न, साझा दृष्टिकोण, तो साझा भावी दृष्टिकोण भारत का हम लोग अमेरिका के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो इन्होंने इस अपने भावी साझा दृष्टिकोण को इस हेडिंग के अंतर्गत इंक्लूड किया अपने जॉइंट स्टेटमेंट में। डीपनिंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस मीन्स जो साझा हमारे बिंदु हैं सामरिक तौर पर या रणनीतिक तौर पर दुनिया के लिए, उन बिंदुओं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये इस जॉइंट स्टेटमेंट का। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से जो है बहुत इंपॉर्टेंट निकल आएंगी और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपको हो सकता है कि बनते नज़र आए भी 2024 में। तो इसलिए इसको हम लोग पॉइंट वाइज और कोई भी चीज़ मिस ना करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 24 से स्टार्ट होता है, आप इसको देखिए। तो पॉइंट नंबर 24 ये कहता है, कहते हैं ये लोग कि विश्व की जो व्यवस्था हो वो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग हो, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हो, जिसमें सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 25 देखिए, कहते हैं कि दोनों ही देश जो है इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यूक्रेन में इस समय जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो इसके लिए हम यूक्रेन को जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी मदद उपलब्ध करा सकेंगे तो वो मदद उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ ही आगे कहते हैं कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्शन की भी बात करते हैं दोनों देश कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, संघर्ष की समाप्ति के बाद फिर जो निर्माण कार्य होगा वहाँ, तो उस निर्माण कार्य में भी हम अपना सहयोग देंगे। तो अमेरिका और भारत दोनों ही देश प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि यूक्रेन में पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 26 आप देखिए, दोनों ही नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कॉम्प्रिहेंसिव यूएन रिफॉर्म एजेंडा जो है इसको आगे बढ़ाया जाए और इस पर जो है आगे कार्यवाही हो। और यूएन जो कॉम्प्रिहेंसिव यूएन रिफॉर्म एजेंडा है आप जानते ही होंगे कि सुरक्षा परिषद को लेकर के यूएन में जो है सुधार का दृष्टिकोण बहुत सारे देशों के पास है। कारण इसका ये है कि दुनिया में जब यूएन बना था तो उस समय 1945 का समय था और बहुत सारे देश, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जो प्रमुख देश थे उन देशों ने ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर ली। जैसा आपको पता होगा कि 5 जो है स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो भारत जो है अस्थायी सदस्यों में रहता है, मीन्स स्थायी सदस्यता नहीं है भारत के पास। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए मना कर दिया था, तो इस बात को उनकी एक कमी के तौर पे भी देखा जाता है। तो यहाँ ये बात करते हैं कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव यूएन रिफॉर्म एजेंडा के तहत आगे कार्यवाही हो, आगे बातचीत हो, इस बात के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। और स्पेशली जो यूएनएससी की परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरीज़ की मेंबरशिप है इसको लेकर के सुधार किया जाए यूएन में। और जब ये सुधार हो जाता है तो इस सुधरी हुई यूएनएससी में भारत की स्थायी अध्यक्षता का समर्थन करेगा अमेरिका। ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट बिडेन रीइटरेटेड यूएस सपोर्ट फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप ऑन ए रिफॉर्म्ड यूएनएससी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्रेसिडेंट बिडेन वेलकम्ड इंडियाज कैंडिडेचर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी फॉर द 2028-29 टर्म। और इसके अलावा अस्थायी सदस्य के तौर पर 2028-29 के कार्यकाल के लिए अमेरिका जो है समर्थन करता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2028-29 में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर सदस्य रहेगा, अस्थायी उसमें अस्थायी सदस्यों में शामिल रहेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। उसके बाद पॉइंट नंबर 27 देखिए, दोनों लोग कहते हैं कि हमारी जो क्वाड की पार्टनरशिप है, क्वाड में आपको पता होगा 4 देश हैं, अमेरिका है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्वाड देश जो है ये
वैश्विक भलाई के लिए काम करेंगे, ग्लोबल गुड के लिए काम करेंगे। और 2024 में इंडिया में क्वाड की मीटिंग होस्ट होगी। इंडिया जो है क्वाड की मीटिंग को होस्ट करेगा और क्वाड के थ्रू हम लोग, क्वाड का जो मेन काम रहेगा वो मेन काम ये रहेगा, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, इंडियन ओशियन में, या साउथ ईस्ट चाइना सी में, या ईस्ट चाइना सी में, या पैसिफिक ओशियन हो, तो इस सारे मैरी टाइम डोमेन में अवेयरनेस जो भी होगी, डाटा एक्सचेंज जो भी होगा, वो एक दूसरे के साथ करेंगे। और 2024 में इंडिया जो है क्वाड की मीटिंग को होस्ट भी करेगा। इसके अलावा दोनों ही देश जो है वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में साथ काम करते आए हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में भी दोनों देश रहेंगे शामिल, और साथ ही साथ आसियान में भी रहेंगे। आसियान का आपको पता है, आसियान जो है साउथ ईस्ट एशिया के देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। भारत और अमेरिका दोनों ही उसमें सदस्य नहीं है, पर जब बैठक होती है तो वहाँ रहते हैं। और आप आसियान के बारे में जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले जो है RCEP बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आज से 3-4 साल पहले जो है फाइनल हो चुकी है ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो उस समय चर्चा में इसलिए रही भारत में ज़्यादा क्योंकि भारत भी जो है इसके पूरे निगोशिएशन में शामिल था, पर फाइनली जब इस पर इसका सिग्नेटरी बनने की बात आई तो भारत ने मना कर दिया। क्योंकि हमारे जो है आंतरिक व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से, क्योंकि हमारा जो उत्पादन है, ख़ास तौर से डेयरी उत्पादन क्षेत्र की वजह से मना किया था कि डेयरी उत्पादन जो है वो हमारा प्रभावित हो जाता। तो इसके बाद जो है आप देखिए, इसके अलावा भारत ने, अमेरिका ने अभी कुछ समय पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। भारत ने पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक को ज्वाइन किया है, यानी इसका सदस्य बन गया है अब। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के लॉन्च किए हुए इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में ज्वाइन किया है। तो दोनों ही दो देशों ने एक दूसरे के लॉन्च किए हुए एक एक संगठन में या एक एक डायलॉग फोरम में शामिल किया एक दूसरे को। तो अमेरिका ने जो बनाया था, आप ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, और भारत ने इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। तो आप देख लीजिए, इंडियन पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक में हुआ था 2019 में, थाईलैंड में, वहाँ पे जो है इस रीजनल डायलॉग को लॉन्च किया था, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव को। और दूसरा, ये जो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक है, इसमें 6 सदस्य देश हैं, और इसे USA ने अभी 2022 में ही, जो फॉर स्मॉल आइलैंड्स, जो पैसिफिक ओशियन में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के रिगार्डिंग जो है दुनिया के 6 मुख्य देशों ने मिलकर के ये पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो भारत ने जो है इसको ज्वाइन कर लिया, पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक को, और अमेरिका ने IPOI को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, दोनों ही देशों ने इस बात पे सहमति जताई कि हम 2023 से एक इंडियन ओशियन डायलॉग की भी शुरुआत करेंगे, मीन्स हिंद महासागर वार्ता की शुरुआत करेंगे, जिस पर जो है इस क्षेत्र से की सुरक्षा से संबंधित, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, या भविष्य में इसका कैसे इस्तेमाल होगा, या भविष्य में कैसे जो है हमारे साझा दृष्टिकोण में ये उपयोगी हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए 2023 से ही इंडियन ओशियन डायलॉग एक लॉन्च करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए आप, तो दोनों ही देशों ने इस बात पर प्रतिबद्धता जताई कि जो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र हैं, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उनमें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, चाहे वो डिफेंस की एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हो, या और भी किसी तरीके की डायमेंशनल एक्टिविटीज़ हो, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होगी। और इंटरनेशनल वाटर्स के लिए, इंटरनेशनल सी एरिया के लिए आपको पता है हमारा एक इंटरनेशनल लॉ है, अंक्लोस बोलते हैं उसको, UNCLOS, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो ये UN के द्वारा पारित किया गया है अंक्लोस, ये इंटरनेशनल वाटर्स के लिए होता है। तो दोनों देशों ने इसे फॉलो करने की प्रतिबद्धता जताई, और सारा विश्व जो है, अब आप यहाँ समझिएगा, जब ये प्रतिबद्धता ये जता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ होंगी वो अंक्लोस के अकॉर्डिंग होंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये तो हम लोग तो फॉलो करेंगे ये अंक्लोस को, बाकी दूसरों को भी अंक्लोस को ही फॉलो करना चाहिए। अगर जो है अंक्लोस को फॉलो नहीं करता है कोई, तो हम फ्यूचर में इंटरप्ट भी कर सकते हैं। और लास्ट में इस स्टेटमेंट में उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया क्लियरली, आप देखिएगा कि इंक्लूडिंग इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज, जो ईस्ट और साउथ चाइना सी है वो भी इसके अंतर्गत
इंक्लूड रहेगा, क्योंकि ईस्ट और साउथ चाइना सी को लेकर के चाइना का जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी ऑफेंसिव है, काफ़ी एग्रेसिव है। तो इसलिए दुनिया मतलब एक तरीके से लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जो है चाइना किसी तरीके से आइसोलेट रीजन ना समझ ले या आइसोलेट रीजन ना समझने लगे। इसके लिए जो है बार बार इस तरीके की चीज़ें दोहराई जाती हैं कि साउथ और ईस्ट दोनों ही चाइना सी को भी हम इंक्लूड मानते हैं अंक्लोज के अंदर, मीन्स इंटरनेशनल वाटर्स का ही हिस्सा है। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि कल को चाइना ये कहने लग जाए कि नहीं अब हमारा है, केवल ये हमारी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर मानेंगे। वैसे आपको पता होगा कि देशों की सामुद्रिक सीमा जो है कुछ नॉटिकल माइल तक जो है मुख्य भूमि से आगे होती है। ये आप पता करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने नॉटिकल माइल तक की मुख्य भूमि से दूरी जो है वो किसी देश की आंतरिक सीमा के अंतर्गत मानी जाती है। अब आप उसके बाद आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि दोनों ही देशों ने इस बात पर प्रतिबद्धता जताई कि म्यांमार में संघीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो, फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्थापना हो। म्यांमार में, म्यांमार के बारे में आपको पता ही होगा कि वहाँ पर जो है आंग सान सू की को जो है नज़रबंद करके रखा हुआ है। तख्ता पलट, वहाँ कई बार तख्ता पलट होता ही रहता है। पिछले 8-10 साल का जो है आप उसका अगर रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो कभी जो है लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाती है, फिर जो है सेना तख्ता पलट कर देती है। तो वर्तमान समय में अभी आंग सान सू की जो है वो नज़रबंद है। और उसके बाद अगला पॉइंट आप देख लीजिए कि दोनों ही देशों ने इस चिंता जताई इस बात पर कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था अभी कुछ समय पहले कोरिया ने, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसका पूरा नाम है। तो कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था इसे दुनिया के लिए एक खतरे के तौर पर या धमकी के तौर पर देखा, और उन्होंने माना कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च था ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। तो इसको उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन माना, प्लस साथ में इस बात पर प्रतिबद्धता जताई कि कोरियन पेनिनसुला का पूरी तरीके से डीन्यूक्लियराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि कोरियन पेनिनसुला दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अब आप यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट में इन्होंने कहीं नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं लिया, लेकिन जब कोरियन पेनिनसुला की बात करते हैं तो कोरियन पेनिनसुला के अंदर नॉर्थ कोरिया भी इंक्लूडेड हो जाता है। ओके, तो इसके बाद आप आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि दोनों ही देशों ने इस बात पर भी प्रतिबद्धता जताई कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में लिस्टेड आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ आगे पूरी तरह से कार्रवाई हो, इनको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो उन संगठनों में आप इन संगठनों की लिस्ट देख लीजिए आप, अलकायदा है, ISIS है, दाएश है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है और हिजबुल मुजाहिदीन है। और देखिए अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट पारित हुए या मोदी जी की यात्रा समाप्त हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी परसों ही जो है वहाँ अमेरिका ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी देकर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करके इनको पूरी तरीके से समाप्त करिए। तो इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देखिए कितनी तेज़ी से भारत अमेरिका संबंध आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। और सबसे खास बात यह है कि जिस समय वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे थे उनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने ख़ास तौर से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का ही नाम लिया, जबकि UN की लिस्ट में आप यहाँ देख रहे होंगे अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और ये ISIS, दाएश ये भी शामिल है। लेकिन वहाँ पर इन्फ्लुएंशली पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ केवल 2 ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया उन्होंने, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। इसके बाद आप आगे देखिए, दे स्ट्रांगली कंडेम्ड हाँ, तो आगे हम लोग देख रहे हैं तो आतंकवादियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी, प्लस इस बात पर भी चिंता जताई कि अब आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस तरीके की चीज़ों में UAVs का यानी ड्रोन्स का, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जो है जोर दिया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके कंप्लाइंस को और अपनी मैकेनिज्म को दोनों को और बेहतर बनाना चाहिए, ताकि जो है हम काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएँ और स्पेशली जो है मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को रोका जा सके। देखिए FATF के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो इसका मेन काम ही यही है कि जो धन शोधन की प्रक्रिया है, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसको रोकने के लिए
ये संस्था काम करती है। बाकी आपको इसके बारे में ये भी पता ही होगा कि देशों के लिए ये सूची बनाती है, ग्रे लिस्ट बनाती है, ब्लैक लिस्ट बनाती है। तो जब किसी को समय सीमा दे दी जाती है कि आप इतनी समय सीमा के अंदर अपने अंदर ये परिवर्तन लेके आइए, क्योंकि आपके देश के अंदर ये बिंदु जो है ये चिंता का विषय, इन पर सुधार करिए, और तब तक के लिए जो है हम आपको ग्रे लिस्ट में डालते हैं। और फिर अगर मान लीजिए दी हुई समय सीमा के अंदर वो देश सुधार नहीं कर पाता है तो फिर ये उस देश को उठा के सीधे ब्लैक लिस्ट में शिफ्ट कर देते हैं। सीधा किसी को एकदम से ब्लैक लिस्ट में नहीं डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए कि अफ़गानिस्तान को भी इन लोगों ने अपने बिंदुओं में शामिल किया, और अफ़गानिस्तान के लिए ये विज़न रखा कि अफ़गानिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2593 प्रस्ताव, मीन्स ये नंबर है, आप याद रखिएगा, ये नंबर है यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593। एक दिन एक वीडियो में हम आपको बता भी रहे थे कि कुछ जो है प्रस्ताव होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, तो ये यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593 के अकॉर्डिंग तालिबान चलेगा। मीन्स तालिबान जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2593 से आबद्ध रहेगा। और इससे आबद्ध रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बताता है ये प्रस्ताव ये कहता है कि किसी भी देश की टेरिटरी को किसी दूसरे देश को धमकाने या उस पर हमला करने के लिए, या फिर आतंकवादियों को शरण देने के लिए या प्रशिक्षण देने के लिए, या फिर किसी आतंकवादी हमले की योजना बनाने के लिए, या फिर आतंकवादी हमले को वित्तीय समर्थन देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मीन्स आप देखिए लिखा हुआ है, अफगान टेरिटरी शुड नेवर बी यूज टू थ्रीटन और अटैक एनी कंट्री, शेल्टर और ट्रेन टेररिस्ट और प्लान और फाइनेंस टेररिस्ट अटैक्स। तो ये जो है ये इंक्लूडेड है, ये प्रोविज़न है यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593 का। इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी यूएनएससी रिजोल्यूशंस पे पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, और इस बार जो है ये यूएनएससी रिजोल्यूशन जो है चर्चा में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके फ्यूचर प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए। उसके बाद आगे इन्होंने कहा कि अफ़गान सरकार के लिए जो है हम ये विज़न भी रखते हैं, या अफ़गान सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि जो वहाँ पे महिलाएं हैं और लड़कियां हैं उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट समाप्त ना हो, और उनकी भी रिस्पेक्ट वहाँ पर पूरी तरीके से बनी रहे। अफ़गान जो लोग हैं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में I2U2 एक जो है कोऑपरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, 4 देशों के बीच का एक कोऑपरेशन है। तो इन्होंने इस बात के लिए प्रतिबद्धता जताई कि हम I2U2 कोऑपरेशन को आगे और ही मजबूत रखेंगे। और इस I2U2 इसका नाम इसलिए है क्योंकि 2 देशों का नाम I से शुरू होता है, 2 देशों का नाम U से शुरू होता है, तो इसलिए I2U2। और I से कौन कौन है, तो इंडिया है, इजराइल है, और U2 मतलब UAE है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो 2 तो आपको याद ही रहेंगे, भारत और अमेरिका अच्छे बड़े देश हैं। और उसके बाद बाकी 2, एक जो है LI आप जानते हैं, इजराइल को तो जो है USA आंख बंद करके सपोर्ट करता है, तो USA का LI इजराइल, और इंडिया का LI नहीं है, ये UAE जो है एक मध्य एशिया क्षेत्र से देश है। तो I2U2 जो कोऑपरेशन है इसको हम लोग और बेहतर बनाएंगे। इसके बाद अगले पॉइंट में आप देख लीजिए कि दोनों ही देशों ने प्रतिबद्धता जताई अपने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, स्वतंत्रता के सिद्धांतों के लिए, मानवाधिकारों के लिए, समावेशी प्रकृति के लिए, बहुसंस्कृतिवाद के लिए, और सारे ही नागरिकों के लिए जो है समान अवसर उपलब्ध कराएं, इस बात पर प्रतिबद्धता जताई। देखिए दोनों देशों के बीच का संबंध का जो आधार है वो जब भी शुरुआत करते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि हम दोनों ही देश जो है दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में शामिल हैं। एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ऐसा कि आप जानते होंगे अमेरिका का संविधान जो है 1776 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के थ्रू बना था। तो 1776 में तो दुनिया का आप कह सकते हैं ये पहला संविधान है लिखित। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि आपको पता है इस समय वर्तमान समय में अब जो है भारत की आबादी चाइना से भी आगे जा चुकी है। वैसे अभी डाटा जो है पब्लिश नहीं हुआ है कहीं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि अब हम लोग जो है आबादी के मामले में चाइना से आगे जा चुके हैं, और ऑब्वियसली भी कुछ समय में चले जाएंगे, ऑफिशियली अनाउंस हो भी जाएगा। तो एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरा दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो हमारे बीच में संबंधों का जो सबसे बड़ा आधार बनता है और यही बनता है,
और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाएं। अब जब इस बात पर जोर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो देश जो लोकतांत्रिक मूल्यों को फॉलो नहीं करते, जो लोकतांत्रिक पद्धति को नहीं अपनाते, या एक तरीके से इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो साम्यवादी देश हैं या फिर कोई और व्यवस्था उन्होंने अपने यहाँ अपना रखी है, तो वो उन देशों में भी जो है लोकतांत्रिक साझा मूल्य पनपें और आगे बढ़ें, इस बात की भी जिम्मेदारी एक तरह से लेते हैं ये लोग। हालांकि आप जानते होंगे कि भारत के रशिया के साथ बहुत पुराने और बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख ही रहे होंगे रसिया की स्थिति कैसी है। रसिया युद्ध में जो है उनके खुद के जो प्राइवेट वैगनर समूह था, उनकी सेना की तरफ से लड़ रहा था, तो उसने जो है रसिया के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। हालांकि मामला जो है 24 घंटे से ऊपर नहीं चला, वापस फिर से जो है वो लोग मान गए और रसिया ने बोला कि हम इनको सज़ा नहीं देंगे, और उनको बोला कि आप चाहें तो दोबारा युद्ध में शामिल हो सकते हैं और चाहें तो आप जो है बेलारूस जा सकते हैं। तो इसके बाद आप आगे देखिए, तो दोनों ही देशों ने अपने लोकतांत्रिक साझा मूल्य या जो संबंधों के आधारभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के प्रति फिर से एक बार प्रतिबद्धता जताई, और प्लस उन्होंने ये इस बात पर जोर दिया कि हम ऐसे विकास पर आगे काम करेंगे जो वीमेन लेड डेवलपमेंट हो। वीमेन लेड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो कि देखिए, एम्पावरिंग द वुमेन ये एक अलग बात है और वीमेन लेड डेवलपमेंट ये अलग, दोनों अलग अलग पहलू हैं। एम्पावरिंग द वीमेन मतलब महिला सशक्तिकरण, मीन्स महिलाओं को सशक्त बनाने का काम, तो महिलाओं को सशक्त बनाना ये अलग है, और विकास में महिलाओं की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाए कि विकास जो है महिलाओं के नेतृत्व में ही आगे चले, ये अलग बात है। तो जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक जो है विकास का नेतृत्व भी महिलाएं नहीं कर पाएंगी। तो इसमें एम्पावरिंग द वुमेन का पॉइंट इंक्लूडेड ही है। तो वीमेन लेड डेवलपमेंट दुनिया में आगे बढ़े, और ख़ास तौर से वीमेन लेड डेवलपमेंट के लिए आप देखेंगे कि जो वर्क फोर्स है, टोटल जो भी इकोनॉमी में हमारी काम करती है, तो उस वर्क फोर्स में परसेंटेज ऑफ वीमेन लेबर इंक्रीज़ हो, लीडिंग, और वो भी लीडिंग लेवल तक, ऐसा नहीं कि जो है छोटे लेवल तक ही रहे। तो नेतृत्व के स्तर तक महिलाएं आगे आएँ, और ये जो विकास का इंजन है, इस विकास के इंजन को महिलाओं के द्वारा आगे ले जाया जाए। फिर उसके बाद आगे इन्होंने कहा, इनेबल ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स टू लिव फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड एब्यूज़, और महिलाओं को जो जीवन मिले और लड़कियों को जो जीवन मिले वो कैसा हो, जेंडर फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड एब्यूज़। तो वायलेंस और एब्यूज़ से अलग जीवन मिले उनको, जेंडर बेस की जो है उनके जेंडर के बेस पे उनके साथ जो वायलेंस होती है, एब्यूज़ होती है, तो उससे मुक्त जीवन मिले महिलाओं को। आगे फिर उसके बाद ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट बिडेन अंडरस्कोर्ड हिज एप्रिसिएशन फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द समिट फॉर डेमोक्रेसी प्रोसेस। तो समिट फॉर डेमोक्रेसी में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए जो है मतलब एक तरीके से प्रशंसा की। और इसके बाद में एक चीज़ और कि ग्लोबल इश्यूज़ फोरम पहले जो है बातचीत हुआ, एक फोरम थी जिसमें बातचीत हुआ करती थी, तो दोनों ही देशों ने इसको दोबारा रीलॉन्च किया कि ग्लोबल इश्यूज़ फोरम को हम जो है दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, और लॉन्च करने के साथ इसकी पहली मीटिंग जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसकी पहली मीटिंग कर लेंगे। और यहीं पे जो है डीपनिंग कन्वर्जेंस, स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस जो है भारत और अमेरिका का जो साझा दृष्टिकोण है दुनिया के प्रति, या क्या अपेक्षा रखते हैं दुनिया से दोनों देश, यहाँ पर ये बात ख़त्म होती है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपके इम्पॉर्टेंट है, और इस पूरे जॉइंट स्टेटमेंट्स में से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनमें पीटी में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम रोज़ 5 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ डाल रहे हैं, तो इसमें हम जो है जितने भी क्वेश्चन जिन पॉइंट से बन सकते हैं इस पूरे जॉइंट स्टेटमेंट में, तो उसी से हम सारे क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, और लास्ट तक हम लोग जो है इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। इसमें अभी 2 पॉइंट और बचे हुए हैं डिस्कशन करने के लिए, 2 पॉइंट मीन्स 2 पार्ट अभी बचे हुए हैं डिस्कशन करने के लिए, तो वो भी जो है प्रयास करेंगे हम लोग कि आज उसको ख़त्म कर लें। और आपको अच्छा लगता हो तो आप जो है अपने दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो को आगे रिकमेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।